हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसका फर्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख लिया है, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं। इसमें हम लोग पहले देख चुके हैं एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, और हम लोग इसमें देख चुके हैं ट्रांजैक्शंस, कैपिटल का मीनिंग। इसके बाद हम लोग इसमें देख चुके हैं सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज देखेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का क्या मीनिंग है, और एसेट्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग एसेट्स। एसेट्स आर रिसोर्सेस। एसेट्स क्या है? एक रिसोर्सेस है दैट ए कंपनी ओन्स एंड कंट्रोल्स विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स। एसेट्स का मतलब एक रिसोर्सेस को एसेट बोलते हैं। कैसा रिसोर्सेस? जो कंपनी के पास होता है और उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और जो फ्यूचर में हम लोगों को क्या करता है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है या रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि क्या सर आप ये क्या बोल रहे हैं, इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ रिसोर्सेस चाहिए होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक। तो इन सब रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मीनिंग दिया हुआ है, इससे इसका असली मतलब क्लियर नहीं होता है, लेकिन असली मतलब यह है कि एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। एसेट्स का दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। एसेट दो टाइप का हो सकता है, फिजिकल आइटम्स को भी एसेट बोलते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स को भी हम लोग एसेट बोलते हैं। तो फिजिकल आइटम्स में क्या क्या आएगा? मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, और उसके साथ साथ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी फर्नीचर को तो हम लोग आंख से देख सकते हैं, मशीन को भी आंख से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, सेल परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। इसको आगे हम लोग अब इसमें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनटेंजिबल का मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सब एसेट्स को भी एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और ये जो होता है बिजनेस के ऑपरेशन और ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है एसेट्स। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो एसेट्स का मतलब एक रिसोर्सेस होता है जो कंपनी को या किसी भी बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, यानी इनकम करने में हेल्प करता है, इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एसेट दो टाइप का होता है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का क्या मतलब है? नॉन करंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट होता है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, यानी जिसका बेनिफिट हम लोग 1 से ज्यादा साल तक लेते हैं उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब क्या होता है बिजनेस में। जैसे आज कोई आदमी अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेस करता है, तो वो बिल्डिंग 1 साल तक यूज नहीं करेगा, 1 से ज्यादा साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज करेगा। मशीन 5 साल, 10 साल यूज करेगा। फर्नीचर 5 साल, 10 साल यूज करेगा। सॉरी। तो ऐसा एसेट जिसको हम लोग 1 से ज्यादा साल तक जिसका बेनिफिट लेते हैं, जिसको 1 साल में हम लोग को बेचना नहीं है, रीसेल नहीं करना है, कैश में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको हम लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है, जिसका 1 से ज्यादा साल तक हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जिसको रीसेल नहीं करना है। ठीक है, करंट एसेट्स रीसेल करेंगे लेकिन 1 साल के अंदर अंदर नहीं करना है। 1 से ज्यादा साल यूज करने के बाद हम लोग अगर कोई एसेट पुराना हो जाता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? सेल कर सकते हैं। Current assets are those assets
which are expected to be converted into cash or used up within 1 year, यानी कि ऐसा एसेट जिसको हम लोग 1 साल के अंदर अंदर या तो कंज्यूम कर लेते हैं या रीसेल कर देते हैं या कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब वही हुआ रीसेल कर देना, मतलब खरीद के लाए सेल कर दिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया, बिजनेस में कोई भी स्टॉक है मेरे दुकान में, तो हम लोग क्या करते हैं, परचेस करके लाए 1-2 महीने के अंदर बेच दिए, फिर परचेस करके लाए फिर बेच दिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, 1 साल में कई बार कैश में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम लोग लाते हैं फिर उसको बेच देते हैं। यानी उसका मेन पर्पस होता है उसको रीसेल करना और 1 साल के अंदर अंदर या तो उसको यूज कर लेना, ठीक है। दीज इंक्लूड्स कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, ठीक है। यानी जिस एसेट का बेनिफिट आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर हम लोग उठा लेते हैं या उसको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैसा एसेट करंट एसेट के अंदर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, नॉन करंट एसेट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे और आगे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है, देखिए फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नॉन करंट एसेट है। और फिर फिक्स्ड एसेट 2 टाइप का होता है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। यानी कि नॉन करंट एसेट्स का सबसे फर्स्ट टाइप क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड एसेट, और फिर फिक्स्ड एसेट का 2 टाइप हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स रहने वाला है, ठीक। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट इंटेंडेड टू सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, अभी हम लोग बात करेंगे। दे आर यूज्ड टू जनरेट revenue and are expected to provide benefit for more than one accounting period। यानी कि जो हम लोग नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन देख रहे थे, सेम उसी के तरह का ये भी, इसमें भी इसका भी मीनिंग वही है, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट ही है, ठीक है। यानी कि जिसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम लोग सेल करना, जिसका पर्पस नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदना और उसको क्या करना, बेचना। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या बोलते हैं, कोई भी बिजनेसमैन जो फर्नीचर डीलर है, तो वो रोज फर्नीचर खरीद के लाता है, रोज फर्नीचर बेचता है, तो वो ये फर्नीचर खरीदना और बेचना उसके लिए क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद के लाता है, तो वो रोज रोज फर्नीचर को खरीद के रोज रोज बेचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसके बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो यानी कि फिक्स्ड एसेट का मतलब ये हो गया जिसको हम लोग रीसेल करने के लिए नहीं लाते हैं, और वो हम लोग क्या करते हैं, 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज करते हैं, जिसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल तक मिलता है, वो फिक्स्ड एसेट होता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब, ठीक है। अब ये 2 टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का क्या मतलब है, देखिए, टेंजिबल एसेट्स आर फिजिकल एसेट्स दैट कैन बी टच्ड। फिजिकल एसेट मतलब जो है, जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, क्वांटिटी में गिना जा सकता है, यानी कि 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, ठीक है। These assets have a physical form and substance. For example, land, building, furniture, plant, machine. ठीक है, यानी कि प्लांट, मशीन वगैरह को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सेल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंजिबल एसेट होता है, ठीक। इनटेंजिबल जस्ट इसका उल्टा होता है। इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल एसेट्स विथ लॉन्ग टर्म वैल्यू, ठीक है। ये नॉन फिजिकल है, आप इसको क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्वांटिटी वाइज गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये क्या है, इसका क्या एग्जांपल होगा, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट,
गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब किसी भी बिजनेस के रेप्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ये भी हमारे लिए क्या होता है? एसेट की तरह होता है, क्योंकि दूसरे एसेट की तरह ये भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आदमी नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका बिजनेस कम चलता है, लेकिन जब वो 5 साल 10 साल काम करके अपने मेहनत से एक रेप्यूटेशन मार्केट में क्रिएट कर लेता है, यानी कि गुडविल बना लेता है मार्केट में, तो उसी गुडविल के कारण उसके बिजनेस में कस्टमर्स बढ़ जाते हैं और उसका इनकम क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि गुडविल अदर एसेट की तरह रेवेन्यू जनरेट करने में किसी भी बिजनेस को क्या करता है? हेल्प करता है। इसीलिए गुडविल एसेट की तरह ही होता है, लेकिन इसको हम लोग आंख से देख नहीं सकते हैं, ये इनटेंजिबल होता है। उसी की तरह ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है ये सब। ठीक, ये सब भी इनटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में चलेंगे। देखिए लायबिलिटीज का क्या, liabilities refers to any obligation or debts that an individual or entity owes to another party। यानी कि कोई भी डेट्स या कोई ऑब्लिगेशन जो एक आदमी किसी दूसरे को जिसको पे करना है, देना है, वो लायबिलिटी होता है। या फिर एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि कोई भी अमाउंट जो हम लोग को किसी और को पे करना है, कोई भी उधार, कोई भी कर्ज जो किसी को चुकाना है, जो हम लोग बिजनेस करते टाइम किसी से भी, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, किसी पार्टी से उधार में काम करा माल लेते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा? उसको पेमेंट करना होगा। यानी लायबिलिटी का दूसरा नाम आप समझ सकते हैं, या तो आप उधार लिख लीजिए, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए कि जो भी कोई अमाउंट किसी और को पे करना है या चुकाना है, वो क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं? देखिए, इंटरनल लायबिलिटी रेफर्स टू ऑल अमाउंट्स दैट द बिजनेस ओज टू इट्स ओनर सच एज कैपिटल एंड रिजर्व। यानी कोई भी बिजनेस जो अपने ओनर से पैसा लेकर काम करता है, यानी ओनर का जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर होता है, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाता है। ठीक है, तो 5 लाख रुपया बिजनेस के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। इसको हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कि जो ओनर होता है बिजनेस का और जो उसका बिजनेस होता है, वो दोनों सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, यानी कि ओनर की एंटिटी सेपरेट है और बिजनेस की एंटिटी सेपरेट है। ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, उसका ओनर अलग एंटिटी है। ओनर से पैसा लेकर भी अगर बिजनेस काम करता है तो आज नहीं कल बिजनेस को वो अमाउंट ओनर को चुकाना होगा। ठीक है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी है, यानी कि ओनर बिजनेस का अंदर का आदमी है, इसलिए इस लायबिलिटी को कैसा नाम देते हैं हम लोग? इंटरनल लायबिलिटी। यानी किसी आउटसाइडर को ये पैसा चुकाना नहीं है। ये कैसा लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। यानी ओनर का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के कारण। ठीक है, तो ये पैसा भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। बिजनेस को ये पैसा कभी ना कभी ओनर को चुकाना होगा जब बिजनेस को बंद किया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, कैपिटल और रिजर्व्स को, क्योंकि रिजर्व्स कैसे बनता है? प्रॉफिट से बनता है, और प्रॉफिट पर किसका राइट होता है? ओनर का राइट होता है। तो बिजनेस में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो सब किसका पार्ट होता है? कैपिटल का ही पार्ट होता है। तो कैपिटल और रिजर्व्स को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस करते समय जब हम लोग किसी बाहरी लोगों से जो भी अमाउंट उधार में लेते हैं, लोन के रूप में लेते हैं, वो बिजनेस को कभी ना कभी क्या करना होगा? पे करना होगा, चुकाना होगा। तो बाहरी लोगों से जो पैसा हम लोग उधार लेकर बिजनेस में लगाते हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है।
एक्सटर्नल लायबिलिटी रेफर्स टू दैट अमाउंट विच ए बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटसाइडर के प्रति जो भी उधार है जो आउटसाइडर को चुकाना होगा, जैसे क्रेडिटर का पैसा हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि लायबिलिटी को और कितने भाग में बांटा जा सकता है। लायबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच is payable after a period more than 1 year। more than 1 year वर्ड पे ध्यान देंगे, such as long term loans, debentures। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई लायबिलिटी जिसका पेमेंट हम लोगों को एक से ज्यादा साल के बाद करना है, जैसे 5 साल में, 10 साल में। तो नॉर्मली हम लोग जब बैंक से कोई बड़ा लोन लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, किसी एसेट को परचेज करने के लिए कोई लोन लेते हैं, तो उस लोन का पेमेंट विद इन 1 ईयर नहीं करना पड़ता है, उस लोन का पेमेंट 5 साल में, 10 साल में करना पड़ता है। तो वो कैसा लायबिलिटी हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। यानी कि ऐसा कोई भी लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक से ज्यादा साल में करते हैं हम लोग, वो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज आर पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर जिस लायबिलिटी को पे कर देना पड़ता है, जिसको चुका दिया जाता है, वो करंट लायबिलिटी होता है। सच एज क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिस सप्लायर से उधार में गुड्स परचेस करके लाते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। इसको नॉर्मली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? पेमेंट कर देना पड़ता है। बिल पेबल, ये इसी का दूसरा नाम है। यानी किसी से अगर हम लोग ओरल बातचीत करके उधार लेते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। किसी को ऑन पेपर लिख कर देते हैं हम लोग कि आपको पैसा कब देंगे, तो वो हमारा बिल पेबल होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि लैंडलॉर्ड का रेंट बाकी है, स्टाफ की सैलरी बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। इस तरह के खर्चों को 1 ईयर के अंदर अंदर, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देना पड़ता है। इसलिए ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं। यानी जिसका पेमेंट 1 से ज्यादा साल में होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा, और जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर कर दिया जाता है वो करंट लायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ के पढ़िए। ज्यादा एक दिन में ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि जो भी पढ़े समझ के पढ़े। ठीक है, तो इसका बचा हुआ जो भी पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, अभी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास, जिसका मीनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।